हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 मई 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारत की संसद में चाहे कोई भी हाउस हो, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी के भी मेंबर का अगर क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो उसके बारे में फैसला लेने वाला आखिरी अथॉरिटी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 103 में किया गया है। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, मतलब एमपी अगर कोई भी है, तो उसे पार्लियामेंट की सदस्यता मिलेगी, या फिर अगर वो सदस्य है और सदस्यता से वो निकाला जाएगा, दोनों में से कोई भी केस है, तो फाइनल डिसीजन इसका भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा लिया जाएगा। और आर्टिकल भी आप इसका ध्यान रखें। और सबसे पहले और सटीक आंसर जो तीन लोगों ने किया है, उनमें से एक स्टूडेंट की आईडी है जिसका नाम है टीएस ट्यूब करके किसी की आईडी है। इन्होंने सबसे पहले सटीक आंसर किया है। इसके अलावा एक है स्नेहा, इन्होंने भी सही आंसर किया है। और तीसरे व्यक्ति हैं हैरी द रॉयल करके किसी की आईडी है, इन्होंने सही आंसर किया है। इनसे पहले भी कुछ स्टूडेंट ने आंसर किया है, लेकिन उनके आंसर सही नहीं थे। इनसे पहले जिन लोगों ने आंसर किया था उसमें से कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन बोला है, कुछ लोगों ने लोकसभा स्पीकर बोला है। और आप सभी वो स्टूडेंट जो कि इस बार रेलवे का फॉर्म आरपीएफ का भर चुके हैं, आप सभी ध्यान रखिए, मैंने अपनी किताब लॉन्च कर दी है। इसमें साल 2016 से लेकर 2022 तक के रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं, वो सब सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको दिए हुए हैं। मतलब आपका सिलेक्शन लगभग लगभग इसी किताब से ही आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप ये मान के चलिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा करीब 3500 जीएस के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। आपको पता होना चाहिए, इसमें आपसे केवल तीन ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद जीएस के सीधे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका जो सिलेक्शन होना है, जो मेरिट बननी है, वो जीएस से ही बननी है। तो इस पे लग जाइए, अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार का जो आरपीएफ का एग्जाम है, 5000 करीब वैकेंसी निकली हुई है। ताबड़तोड़ मेहनत करिए। और ये किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप अमेजोन से अपने घर मंगा सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके की मेरी बुक दोनों भाषाओं में है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको भी मंगा सकते हैं अपने घर अमेजोन से ऑर्डर करके। चाहे आपका पेपर कोई भी हो, स्टैटिक जीके के वेटेज को देखते हुए ये किताब मैंने कंपाइल करी है। कुछ भी मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। केवल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ही नहीं, साथ में टेबल के फॉर्मेट में सारे टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जिसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि भारत का पहला कॉमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो ये है दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इनके द्वारा ये फैसला ले लिया गया है कि भारत में पहली बार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना करी जाएगी। मतलब एक ऐसा प्रेमाइसेस बनाया जाएगा जहां पर बिजली उत्पादित तो करी जा रही है, लेकिन उस बिजली को स्टोर करके रखा जाएगा। इवन इतना ही नहीं, जो बैटरी चार्ज हो रही हैं, उन बैटरी को चार्ज्ड फॉर्म में भी यहाँ पर रखा जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट बनाया जाएगा, इसमें 20 मेगावाट बिजली तक स्टोर करके रखी जाएगी। आने वाले समय में इस तरीके की स्टोर्ड बिजली को दूसरे राज्यों को जब जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें देने का काम किया जाएगा। तो इस तरीके का पहला इनिशिएटिव भारत में लॉन्च होने जा रहा है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। और इसमें इनका साथ दे रहा है बीईएसएस, इसका पूरा नाम है बीईएसएस राजधानी पावर लिमिटेड। ये कौन सा देश है जिसने हाल ही में जापान को पछाड़ते हुए ये देश तीसरे नंबर का दुनिया में सोलर पावर जनरेटर बन गया है? तो 2023 के लिए डेटा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और पहले तो आप समझ लें इस डेटा का नाम क्या है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में ये कौन से देश हैं जो कि सोलर पावर जनरेटर के रूप में टॉप पर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आपको बता दूं चाइना रहा है, ठीक है। नंबर 2 पर अमेरिका रहा है, और अभी तक नंबर 3 पे जापान हुआ करता था, लेकिन जापान को पछाड़ते हुए भारत आ गया है अब नंबर 3 पर, ठीक है। चौथे नंबर पे जापान हो गया है, और पांचवें नंबर पर है जर्मनी। अब अगर पावर की हम बात करें, ठीक है,
तो जो यहाँ पर चाइना है, तो चाइना ने 2023 में कितनी बिजली का उत्पादन किया है सोलर एनर्जी से? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाइना ने 584 टेरावाट बिजली का उत्पादन किया है। ओके। इसी तरीके से अगर भारत की बात करें, तो भारत ने करीब करीब 113 टेरावाट बिजली का उत्पादन किया है, और जापान ने 110 टेरावाट बिजली का उत्पादन किया है, जिसको पीछे छोड़ चुका है अब भारत। ओके। और बाकी मैंने सारा डेटा आपको पीडीएफ में दे दिया है, आप एक बार उससे जरूर देख लीजिएगा, टॉप 5 कंट्रीज के बारे में। तो फिलहाल आप इतना जरूर ध्यान रखें, भारत अब सोलर एनर्जीज के मामले में नंबर 3 पर पहुंच चुका है, जापान को पछाड़कर। भारत से ऊपर अमेरिका और चाइना ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना करी जा रही है आयरलैंड में। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन कैप्चर प्लांट है क्या? देखिए, आयरलैंड के अंदर स्थापना करी जा रही है एक ऐसे प्लांट की, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है डीएसी प्लस एस का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीएसी प्लस एस। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये एक ऐसा प्लांट होगा जो कि एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को अलग करेगा, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को बिल्कुल अलग कर देगा, और CO2 को कैप्चर करने का काम करेगा। ये प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना? 36,000 टन, इतनी CO2 को कैप्चर करने का काम करेगा। जाहिर सी बात है, ये एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने का काम करेगा। और ये जो प्लांट होगा, इसका नाम है मैमथ। क्या नाम रखा गया है? मैमथ। तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखें, दुनिया का सबसे बड़ा इस तरीके का प्लांट जो कि पर्यावरण से CO2 को अलग करने का काम करेगा, ये आइसलैंड में स्थापित किया जा रहा है, और इसका नाम होगा मैमथ। और आइसलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं रेक्सविक। क्या बोलते हैं? रेक्सविक। और यहाँ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है बेजारनी बेनेटसन। बेजारनी बेनेटसन। ठीक है। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जापान की कैपिटल है टोक्यो। ये कौन सा बैंक है जिसने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक पैक्ट साइन किया है फाइनेंशियल सेक्टर में? तो ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक। इन्होंने एक फाइनेंशियल कंपनी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ पैक्ट साइन किया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न आर्क आर्क कैपिटल से ये लोन फैसिलिटी लेकर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए, साउथ इंडियन बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हैं, या फिर आप इनसे इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये दोनों फैसिलिटीज ही साउथ इंडियन बैंक नॉर्थ आर्क कैपिटल से लेकर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड। और जाहिर सी बात है, जो इसका प्रॉफिट होगा वो नॉर्थर्न आर्क कैपिटल को भी जाएगा। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर। क्या बोलते हैं इसे? थ्रिसूर। और यहाँ के CEO हैं PR शेषाद्री। इनका नाम आप ध्यान रखें, PR शेषाद्री। बाकी क्या आप बता सकते हो ICICI बैंक की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। यस बैंक साल 2004 में स्थापित किया गया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, और ICICI का हेडक्वार्टर है वडोदरा। ये कौन सा बैंक है जिसने ब्राजील के एक पेमेंट गेटवे जिसका नाम है ई बैंक्स, इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये बैंक है यस बैंक। और यस बैंक ने जो ई बैंक्स के साथ पैक्ट साइन किया है, इससे ब्राजील और भारत के बीच में अगर कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, तो डायरेक्टली जो बेनिफिशियरीज होंगे उन्हें फायदा मिलेगा। कम से कम टाइम में पैसा एक से दूसरी जगह पहुंचेगा, और साथ में जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस पहले लगते थे, उससे अब उनमें कमी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शंस के बीच में अब आपको कमीशन कम देना होगा, और कम टाइम में आपका पैसा यहाँ से ब्राजील या फिर ब्राजील से भारत में आ जा सकेगा। और यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। हाल ही में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 और साथ में एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22, इन दोनों का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल इस बार भारतीय टीम ने 43 मेडल जीते हैं। कितने? 43 मेडल जीते हुए हैं। और इन 43 मेडल में 12 गोल्ड जीते हैं, और 14 सिल्वर जीते गए हैं, रजत पदक। और इसके अलावा 17 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं, मतलब कांस्य पदक। तो 12 और 14 ये हो जाते हैं 26, और 26 और 17 हो जाते हैं 43। 43 मेडल भारत ने जीते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस बार की यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 की ये कजाकिस्तान में आयोजित करी गई है। कहाँ पर?
कजाकिस्तान में, वहां पर अस्ताना में आयोजित करी गई है। और यहाँ पर दो कैटेगरीज की बात हो रही है, एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन और साथ में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। दोनों में किन किन खिलाड़ियों को मेडल मिले हैं, इसकी पूरी लिस्ट भी मैंने पीडीएफ में दी है, तो आप पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कौन से दिन मनाया जाता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज इसे एज अ प्रॉपर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस के पीछे मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में पीस को स्थापित करना, दुनिया भर में शांति को बनाए रखना। और ये दिवस 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, वो इस वजह से कि एक व्यक्ति थे, इनका नाम है हेनरी डुनेंट। क्या नाम है? हेनरी डुनेंट। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये एक बिजनेस पर्सन थे, और इतना ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन थे। मतलब इन्होंने जीवन भर दूसरों के वेलफेयर के लिए काम किया हुआ है। तो हेनरी डुनेंट ने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1863 में करी थी। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये लोगों का भला करते थे, उनके वेलफेयर का काम करते थे। और 1901 में जब पहली बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया, तो इसे रिसीव करने वाले व्यक्ति हेनरी डुनेंट ही थे। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन और मिल गए हैं कि 1901 में पहली बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया, और पहले रेसिपिएंट इसके कौन थे? हेनरी डुनेंट थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 8 मई को, इस वजह से यह दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 1946 में मनाया गया था। एल एन टी फाइनेंस जो है, एल एन टी का मतलब है लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप जो है, इनका जो फाइनेंस विंग है, इनके द्वारा एक होम लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? तो इसका नाम इन्होंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, द कंप्लीट होम लोन। अब देखिए, होम लोन प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है एक प्लान इन्होंने लॉन्च किया है ऐसे लोगों के लिए जो कि होम लोन लेना चाहते हैं। लेकिन ये घर प्रॉपर बनाने के लिए नहीं है। ये जो लोन आपको दिया जाएगा, ये आपको तब दिया जाएगा जब आपके घर का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका हो, मतलब आउटर स्ट्रक्चर पूरा हो चुका हो, अब केवल इंटीरियर बचा हो। तो ये आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए होम लोन ले सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, या फिर आपके घर की जितनी पूरी लागत होगी उसका 15% आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना घर का पूरा स्ट्रक्चर 1 करोड़ में बनाया है, तो आपको 15 लाख तक का ये मैक्सिमम मिल सकता है। या फिर इससे ज्यादा का अगर आपका घर बना है, तो मैक्सिमम 75 लाख का ही लोन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है द कंप्लीट होम लोन। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की स्थापना 1994 में इसके फाइनेंस विंग की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं सुदीप्त रॉय। क्या नाम है? सुदीप्त रॉय। हाल ही में गगन स्ट्राइक 2 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में कौन से राज्य में कंडक्ट करी गई? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर गगन स्ट्राइक 2 मिलिट्री एक्सरसाइज पंजाब के अंदर मल्टीपल लोकेशंस में कंडक्ट करी हुई है। ये जो इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया, और साथ में यूएवीज भी शामिल किए गए। यूएवी का मतलब है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं। और साथ में अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर शामिल किए गए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसका मेन उद्देश्य ये था इस एक्सरसाइज का कि कभी भी ऐसा काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन होता है तो हमारी इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के इन इक्विपमेंट्स के साथ कंपैटिबल रहे और इजीली ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें, और जो आतंकवादी हों उन्हें वहीं पर न्यूट्रलाइज कर सकें। ये तो बात हो गई गगन स्ट्राइक की। हाल ही में गगन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी गई थी 2024 की। ये कहां पर कंडक्ट करी गई थी? तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के पोखरण में कंडक्ट किया था। एक और आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंडियन नेवी ने पूर्वी लहर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। ये कहां पर करी गई है? तो जैसा कि इसका नाम है पूर्वी लहर, मतलब ईस्टर्न कोस्ट में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब विशाखापत्तनम में। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा देश है जिसके साथ 2024 की डस्ट लिक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है? तो ये हमेशा कंडक्ट करी जाती है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस बार 2024 की डस्ट लिक उज्बेकिस्तान में कंडक्ट करी गई है, अगले साल भारत में करी जाएगी। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा एक नया कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ? तो ये कैंपेन चलाया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने गांव में देखा होगा जब फसल कटती है तो उसमें पराली बचती है, इसी को किन किन्हीं राज्यों में
पिरुल के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर पराली बोलते हैं, कहीं पर फूस बोल देते हैं, कहीं पर तिनका बोल देते हैं, कहीं पर पिरुल बोलते हैं। तो ये जो पराली है या पिरुल है, आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे, हरियाणा के गांवों में कई बार इसे जला दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में आप देखते हो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर स्मोक फैल जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना होने पाए, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि जो गांव वाले होंगे, जो किसान लोग हैं, उनसे पिरुल खरीद ली जाएगी। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार का कहना है कि आप पिरुल मेरे पास लेके आइए, हम इसको खरीदेंगे, उसके बदले आपको पैसे देंगे। इसमें पर केजी पिरुल सरकार आपको 50 रुपए देगी। कितना? 50 रुपये आपको पर केजी का मिलेगा। अब इसका जो तरीका है वो ये होगा कि कोई किसान अगर इसे लेकर आ रहा है, तो सामने तहसीलदार होंगे और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, उनके सामने इसकी तौल कराई जाएगी और एंट्री कर ली जाएगी। और महीने के अंत में जो जनधन योजना का अकाउंट होगा, उसमें सारे पैसे आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आने वाले टाइम पर दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी इस तरीके के कैंपेन्स को लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि हमारे किसानों को मदद मिल सके और इस तरीके की चीज़ों से हम लोग पर्यावरण को भी बचा सकें। उत्तराखंड में गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर भारत सरकार फैसला ले चुकी है कि ये बहुत जल्द एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगे? तो भारत सरकार अंटार्कटिका रीजन में एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित करने जा रही है। मैंने आपको 15 दिन पहले बताया था कि हाल फिलहाल में 46वां संस्करण अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, और अभी इसी से जुड़ा हुआ कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो शेड्यूल है, ये 20 मई को शुरू होने वाला है केरल के कोची में, और ये 30 मई तक चलेगा। आप समझ लीजिए, दुनिया भर के कई सारे देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे आकर। तो इस बार इसको भारत लीड कर रहा है, और भारत सरकार ने फैसला लिया है कि एक नया रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में स्थापित करेंगे। वैसे मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। अंटार्कटिका में सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से जो रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था, यह 1983 में किया गया था। इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, 1990 में ये बंद कर दिया गया। उसके बाद एक अगला रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया, इसका नाम था मैत्री। उसके बाद एक अगला आया जिसका नाम था भारती। ठीक है, तो इस टाइम पर अंटार्कटिका के अंदर जो ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर है, ये मैत्री और भारती ही हैं, दो हैं। दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका था। अब तीसरा जो स्थापित किया जाएगा, इसका नाम होगा मैत्री टू। और मैत्री टू जैसे ही स्थापित किया जाएगा, तो मैत्री वन को बंद कर दिया जाएगा, इसको समर कैंप बना दिया जाएगा केवल। तो अल्टीमेटली जैसे ही नया स्थापित किया जाएगा, तब भी ऑपरेशनल केवल दो ही होंगे। और एक बात ध्यान रखें, अंटार्कटिका रीजन में जहां पर दक्षिण गंगोत्री नाम का स्टेशन स्थापित किया गया था भारत सरकार की तरफ से, वो जो पर्टिकुलर चोटी है, जो ग्लेशियर है, उसका नाम भी भारत सरकार ने दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर ही रखा है। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एलएनटी के नए प्रेसिडेंट अब से होंगे आर शंकर रमन। कौन होंगे? आर शंकर रमन। और ये इससे पहले एलएनटी के सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप को 1994 में ज्वाइन किया था। मतलब आप समझ लीजिए कितना टाइम इन्हें हो गया है, करीब करीब सीधे 30 साल हो गए हैं इस कंपनी में इन्होंने। और अभी तक ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी यहाँ पर कार्यरत थे। तो अब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे एलएनटी के सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक है, तो सुब्रमण्यम शर्मा इनकी जगह पर आ गए हैं, और शंकर रमन अब प्रेसिडेंट होंगे। और लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? ये है एसएन सुब्रमण्यम। एलएनटी की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ध्यान रखिएगा, परसों मैंने आपको बताया था कि चाइना के नए एम्बेसडर भारत में कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम है जू फीहोंग। क्या नाम है? जू फीहोंग। मैं बार बार इसलिए आपको याद दिलाता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें, या आपको शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कल इनका जिक्र किया था मैंने। इनका नाम है जोस राउल मुलिनो। क्या नाम है? जोस राउल मुलिनो। और 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। समर ऑफर चल रहा है 30% का हर एक बैच में, तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। इस बैच में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, चाहे वो एसएससी एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे रेलवे में, या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम पीसीएस तक का हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। वन लाइनर का क्रैश कोर्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा हुआ है।
आपको पता है मेरे बैचेस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और इन बैचेस की मदद से आज तक हजारों सिलेक्शन हो चुके हैं एसएससी और अनदर वनडे एग्जाम्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सब्जेक्ट वाइज भी इन्हें अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में बहुत कुछ है आपके लिए, एक बार आप जाके देखिए। अब मेरा आज का सवाल आपसे, ऐशबाग स्टेडियम जो है ये भारत के कौन से शहर में स्थित है? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। साल 2024 में रेलवे में 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी, जिसमें से 5000 वैकेंसीज करीब आरपीएफ की निकाली जा चुकी है। ये एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे। आपकी क्या रणनीति है? आपको पता होना चाहिए आरपीएफ के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 में से 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस के होंगे। अब इस जीएस से निपटा कैसे जाए? क्योंकि आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। वहां पर जीएस थोड़े दूसरे तरीके की आपसे पूछी जाती है, एसएससी की तरह नहीं पूछी जाती है। यहां पर साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वेटेज बहुत ज्यादा होता है, करंट अफेयर में उतना वेटेज नहीं होता है। तो इन पैटर्न्स के आधार पर आप किस तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही वजह से होना है और रुकना भी सिलेक्शन जीएस की वजह से। आपको सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन आपको रोकना है, ये डिपेंड आप पर करेगा। ये किताब मैंने कंपाइल इसी वजह से करी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए किताब रेलेवेंट है। इसमें मैंने 260 से ज्यादा रेलवे के जो पेपर्स हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है। जाहिर सी बात है यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, करीब करीब 3500 सबसे बेहतरीन जीएस के क्वेश्चन भी मैंने इस किताब में ही कंपाइल किए हुए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें मैंने चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन दिए हैं और साथ में पेपर वाइज भी क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से वर्ष में रेलवे के किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का कंपाइलेशन आपको रेलवे का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सच में इस बार रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस किताब को आप आज ही अपने पास मंगा सकते हैं अमेज़न से ऑर्डर करके। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चाहे किसी भी राज्य में हो, घर बैठे आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में, जीएस में इसके अलावा आपको कुछ और सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने इस किताब में दे दी। नौकरी भले ही कितनी सारी हो, सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सही रणनीति होगी। जय हिंद, जय भारत।